रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम नोएडा शहर के बनने की कहानी यानी नोएडा 2021। इस सीरीज में हम ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं जिन्होंने नोएडा को बनते देखा और नोएडा को बनाने में अहम भूमिका भी निभाई। खास तौर पर उद्यमियों ने नोएडा को सजाया संवारा और उन्होंने इसमें कितनी मेहनत की, कैसे उन्होंने आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लिया, कैसी कैसी समस्याओं से वो जूझे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चुग जी। मैं सुभाष चुग जी का अपने रेडियो स्टूडियो में स्वागत करता हूं। चुग साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। चुग साहब, ये बताइए कि नोएडा शहर को आपने पहली बार कब सुना था और आप नोएडा में कैसे आए? ये कहानी हमारे श्रोता को बताइए जी। मेरा स्कूटर पास ट्रेडिंग का काम था करोल बाग दिल्ली में जी। तो मेरे पास काफी लोग इंडस्ट्री से आया करते थे। तो नोएडा का नाम भी बहुत उन दिनों सुना। तो मैंने भी सोचा क्योंकि हम स्कूटर पार्ट्स बेचते थे तो ना फैक्ट्री लगाई जाए। तो वो फैक्ट्री लगाने के लिए 1984 अच्छा में मैं नोएडा आया यहाँ पर। और नोएडा आकर मैंने यहाँ का पूरा हाल चाल पता किया और देखा मैंने। तो उस वक्त जो हमारे डीएम इंडस्ट्री थे जी, जिनको मैं आके मिला, वो मिस्टर जीसी तिवारी थे। अच्छा। और उनके साथ मिस्टर आरसी लाल, उनका असिस्टेंट। उन लोगों ने बड़े ही प्यार मोहब्बत से बड़ी अच्छी तरीके से नोएडा के बारे में बताया और नोएडा के बताया और कहा आप जो भी यहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो ये सोचकर मैंने कहा भाई अच्छा है, कोऑपरेटिव है, सब कुछ ठीक है। तो मैंने इरादा किया लगाने के लिए जी। उस वक्त मैंने फैक्ट्री के लिए अप्लाई किया और मेरे को जो प्लॉट मिला वो सेक्टर 10 में मिला। उस वक्त हालत ये थी कि अगर उस फैक्ट्री के अंदर बेसमेंट बनाया जाए तो खुदाई की जरूरत नहीं होती थी। अच्छा। इतनी नीची फैक्ट्री थी कि उसको जो आज खुदाई करानी पड़ती है, जो आपकी पाबंदी है। और इस वक्त बिल्कुल एक ही छोटी सी रोड होती थी। आप कैसे जाते हो एमपी रोड जो है डीएनडी रोड, उस रोड के ऊपर मेरी फैक्ट्री है। और उस फैक्ट्री में इतनी नीचे से हमने मिट्टी भरवाई और ये फैक्ट्री बनाने का कार्य हमने चालू किया। 1987 में मेरी फैक्ट्री पूर्ण रूप से चालू हो गई और उन दिनों में सेल टैक्स की एग्जम्पशन हुआ करती थी। अच्छा। और सेल टैक्स की एग्जम्पशन ये होती थी कि अगर आप 4 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 3 साल की, और उससे ऊपर करते हो तो आपको 5 साल की जो है हमें एग्जम्पशन मिला करती थी। अच्छा। सेल टैक्स छूट होती थी। तो मैंने यहाँ पर ऑटो पार्ट्स की टायर ट्यूब की फैक्ट्री लगाई और मेरे को मतलब डिपार्टमेंट का बहुत ही पूरा कोऑपरेशन मिला क्योंकि मेरे पास सेल का अपना अरेंजमेंट था। तो अपने अरेंजमेंट में हालांकि यहाँ पर कोई और तो कोई फैसिलिटी थी नहीं, ना आने की ना जाने की। बिल्कुल अंधेरा होता था। शाम को अगर हम 5-6 बजे के बाद तो आप ये सोच लीजिए कि कुछ नजर ही नहीं आता था। वो हालात थे। उन दिनों हमने फैक्ट्री लगाई और क्योंकि मेरे पास सेल का अपने अरेंजमेंट था, मेरे भाई थे वो बेचते थे और मैं बनाता था और मैं खाली रहता था। उसके बाद फैक्ट्री चालू कर देनी और बैठ जाना। और मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ किया जाए। तो यहाँ पर एक नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन होती थी जिनके उन्हीं दिनों में इलेक्शन होने थे और मैं भी इन सबके संपर्क में आया और मैं पहले ही साल मतलब पहले ही आते ही मैं इलेक्शन लड़ा और सेक्रेटरी के लिए विजय हुआ। सेक्रेटरी के लिए? उस वक्त सेक्रेटरी के लिए जी जी। उस वक्त जो प्रेसिडेंट बने थे मेरे साथ वो अनूप भंडारी थे। अच्छा। हाँ। लेकिन वो जनरल सेक्रेटरी से सतीश दीक्षित, आपने सुना होगा, एक्सपायर हो गए। पहले टैलेंटिव थे, वो काम करने वाले थे, लेकिन ईश्वर ने उनको जल्दी ले लिया। ये प्रभु की माया विधि का विधान है, जो आया वो जाएगा। जी जी। उसके बाद मैं मतलब पूरी नहीं चली और मतलब बीच में ही दोबारा इलेक्शन कराने पड़े उनको। और फिर मैं इस एसोसिएशन में बढ़ चढ़ के भाग लेने लगा, जिसमें कि मेरे को एसोसिएशन में मैं सेक्रेटरी बाद सेक्रेटरी जनरल बना, प्रेसिडेंट बना, हर चीज पे और बहुत अच्छा कार्य हुआ। लेकिन उस वक्त एक चीज बहुत बढ़िया थी कि जो भी स्टाफ था
बहुत कोऑपरेटिव था, स्टाफ इन द सेंस टॉप लेवल पे भी। उस वक्त विजेंद्र साया जी होते थे चेयरमैन, और अमरिंदर सिन्हा होते थे हमारे, और अमरिंदर सिन्हा जो इंडस्ट्री को देखते थे, बहुत टैलेंटिव आदमी थे। उनके साथ हर वीकली हमारी मीटिंग होती थी इंडस्ट्री के प्रोग्रेस में, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी था और मीटिंग होती थी और बहुत अच्छा कार्य होता था। आप भी पुराने यहाँ के रहने वाले हैं जी, आपको पता होगा कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बहुत प्रॉब्लम थी। हाँ हाँ, बहुत प्रॉब्लम थी, और कोई भी आदमी यहाँ पर आके अपनी गाड़ी माल ले जाने के लिए नहीं ले जा सकता था, और यहाँ पर मनमानी से रेट तय होते थे। और उस वक्त भी अगर मतलब इन सारे कार्यों में जो सहयोग अमरिंदर सिन्हा का रहा, हमारी एसोसिएशन ने तो कार्य किया ही किया, लेकिन एसोसिएशन का कार्य भी तभी होता है जब किसी भी डिपार्टमेंट का भी सहयोग रहे। नोएडा अथॉरिटी बहुत सहयोग रहा, और जब भी कोई कार्य होता था अमरिंदर सिन्हा जी हमारे साथ मिलजुल के ऐसे चलते थे जैसे वो भी इंडस्ट्रिस्ट हो। बहुत अच्छा कार्य किया, और तब हमने ये जो एसोसिएशन बनी हुई थी ट्रांसपोर्ट वालों की रोटी, और जो माल जो है कोई भी दिल्ली से गाड़ी आए वो ले जा सकती है। ये तो हमारी थी मेन ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम उस वक्त। बाकी यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, कोई यहाँ पर रॉ मटेरियल के लिए मार्केट नहीं थी। कच्चा माल हमको दिल्ली से लाना पड़ता था, और फिर हमें दिल्ली जाके बेचना पड़ता था, फिर हमें टैक्स डबल पड़ता था। दिल्ली वालों के कंपटीशन हमारा बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि वो वहीं से लेके उनको सेल टैक्स नहीं देना था और वहीं भेज देते थे, और हम दिल्ली से माल लाते थे सेल टैक्स भर के, और वापस जाके फिर सेल टैक्स देना पड़ता था। इस वजह से जितने भी इंडस्ट्रीज इस वक्त भी चल रहे हैं उन्होंने बड़ी मेहनत करनी पड़ी, और दिल्ली से बहुत कंपटीशन होता था हमारा, क्वालिटी के बारे में भी और रेट के बारे में भी। और काफी इंडस्ट्री आई और चली गई, और काफी लोग तो उस वक्त उन दिनों में जो टीवी वगैरह की बहुत फैक्ट्री आती थी, और उनका कोई रॉ मटेरियल तो होता नहीं था, मशीनरी तो होती नहीं थी, इसका तो ड्राइव लाए और बनाई, और एग्जामिशन लीवर चले गए, जिससे कि नोएडा फिर डाउनफॉल पे आ गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री, टेलीविजन की फैक्ट्री बंद हो गई, और जो रेवेन्यू वगैरह आता था सारा था वो रौनक भी बंद हो गई, जिससे कि ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो है नोएडा को लगा उस वक्त। उसके बाद फिर ऐसा प्रोग्रेस हुई, अच्छे ऑफिसर्स आए, नोएडा का नाम मतलब वर्ल्ड के इमेज में भी आ गया, मतलब संसार के विश्व के मानचित्र पर नोएडा का नाम गिना जाने लगा। जी जी जी, क्योंकि नोएडा भी कोई इंडस्ट्रियल टाउन है, और इंडस्ट्रियल टाउन यूपी में सबसे पहले गाजियाबाद होता था, किसी समय मोदी नगर होता था, उसके बाद नोएडा का चलन आगे चला और आगे बढ़ता गया। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज ने झेली है वो बहुत झेली है। कोई कन्वेंस नहीं होती थी, कोई टेलीकम्युनिकेशन नहीं होता था। आपको भी पता है कि फोन जो है सारा दिन लगे रहो तो मिलता ही नहीं था, पहले तो कनेक्शन ही नहीं मिलता था। हमको फोन अप्लाई करने के लिए हमें दादरी जाना पड़ता था। अच्छा, हर काम के लिए। हाँ, फोन वहाँ पर तब यहाँ पर नहीं अप्लाई होता था। अच्छा, बिजली के चक्कर में हमको गाजियाबाद जाना पड़ता था, और कोई काम करना हो हमें गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ या फिर सीधा लखनऊ, कानपुर। ये उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज को होती थी कि कोई भी कार्य कराना हो, अगर आपने दिल्ली में फैक्ट्री लगाई है दिल्ली में काम हो जाएगा, यहाँ हमें कोई भी बिजली का कनेक्शन अप्लाई करना हो तो गाजियाबाद जाओ, और अगर आपको लेबर का काम कराना है तो आप जो है कानपुर जाओ। तो इस हिसाब ये बड़ी फोन अप्लाई करना है, पता करना है तो दादरी जाओ। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी इन दोनों में। और जो आज इस वक्त जो लोग हैं, आज भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से, और इन सब डिपार्टमेंट नोएडा अथॉरिटी की वजह से, गवर्नमेंट की भी सहूलियत की वजह से हर डिपार्टमेंट जो है नोएडा में है। आज तो बाहर निकलो और आपका काम हो जाता है, और वैसे भी ऑनलाइन हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी सहूलियत। उस वक्त लोगों ने बहुत मेहनत की। किसी कार्य के लिए अगर हमें जाना पड़ता था तो पूरा दिन खत्म हो जाता था, कोई भी कार्य। दादरी हमारी आपको पता ही है तहसील होती थी, और मेनली कोई भी काम कराना हो, कुछ कराना हो तो दादरी भागना पड़ता था। बहुत मुश्किलें देखी है उस वक्त, और आज की मुश्किलों के साथ तो आप कोई मुकाबला कर ही नहीं सकते। लेकिन आज के टाइम में जी मैं आज की पे आ रहा हूँ कि प्रोग्रेस तो जरूर हो गई है, लेकिन प्रोग्रेस के साथ साथ इस वक्त हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
मतलब आपको पता ही है, अभी तो पीछे लॉकडाउन लगा तो इंडस्ट्रीज गए, सब कुछ हुआ। नोएडा अथॉरिटी, आप देखो, हमसे वन टाइम लीज रेंट दिया हुआ है जी, और वन टाइम लीज रेंट में ये एग्रीमेंट था, कोई भी साफ सफाई का काम वन टाइम लीज रेंट लेने का लीज रेंट का मतलब यही है कि सारा अथॉरिटी देखिए। आज आप ये देखिए कि नोएडा की फेज 1 में किसी भी इंडस्ट्रियल टाउन में अगर आपको साफ सफाई करके कूड़ा फेंकना हो तो फेंकने का कोई डंपिंग कोई जगह नहीं है, इकट्ठा करके फेंकने की नहीं है। इन्होंने एक नई कंपनी चालू कर दी है जो हमारी फैक्ट्रियों से उठाए हुए हमसे चार्जेस लेगी, अनाप शनाप पैसे मांगते हैं। तो ये एक हमारे ऊपर बर्डन ही है ना कि जब हमसे आपने लीज रेंट लिया हुआ है तो कूड़ा जब हम सफाई करवाते हैं तो हमें सफाई कराने के लिए इनको कोई न कोई जगह डंपिंग होनी चाहिए कि आप वहां पर फेंकवाओ या उठवाओ। ये जैसे कहते हैं उधर से तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ 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 रखो, सब कुछ करो, और यहाँ ये हालत है कि स्वच्छता के नाम पर लूट हो रही है, क्योंकि हर इंडस्ट्रीज को एरिया के हिसाब से उनसे चार्जेस लिए जा रहे हैं और जबरदस्ती की जा रही है कि कूड़ा उन्हीं को देना पड़ेगा और वही उठा के ले जाएंगे। ये भी एक सुनवाई बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल कुछ नहीं है, और वो जैसे वो चाहते हैं वैसा करते हैं। तो और दूसरा, उस वक्त जो पुराना टाइम जो हमारे टाइम था, नोएडा अथॉरिटी का चेयरमैन इंडस्ट्रीज की एसोसिएशन के साथ हर महीने में एक मीटिंग करता था जिसमें हर डिपार्टमेंट के आदमी आते थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसको कहते थे USS, उद्योग सहायक समिति। बिल्कुल, किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो उस उद्योग सहायक समिति में सॉल्व हो जाती थी। मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं था, कोई ऐसा डिपार्टमेंट वाला नहीं था जो उस मीटिंग में ना पहुंचना होता था। आज अगर कई बार मैंने देखा है कि जो हमारी उद्योग बंधु भी होती है तो कई ऑफिसर आते नहीं है, मेन ऑफिसर, और छोटे छोटों को भेज देते हैं, जिससे कोई काम ही नहीं होता। ये हालत है। मैं आपको एक पुराना वाक्य अपना ही बता रहा हूँ। जब मैंने फैक्ट्री लगाई तो मेरी फैक्ट्री के आगे मैंने बनाया तो एक टेलीफोन का खंभा लगा हुआ था गेट के आगे। तो मैंने एक लेटर उस वक्त के जो थे मैंने उनको दिया, नोएडा अथॉरिटी में भी मेरी फैक्ट्री के आगे खंभा लगा हुआ है और तो मेरा आना जाना कैसे होगा फैक्ट्री के अंदर, और मेरे को भी बुलाया गया। और जब मैं वहां पर गया तब मैं नया आया था, ये तब बता रहा हूँ, जब मैं नया था कोई जानता नहीं था मुझे। तो हम मीटिंग हुई, चेयरमैन के पास बुलाया गया और टेलीफोन वाला कोई भी नहीं आया। अच्छा। और मुझे याद है उन्होंने इतनी झाड़ लगाई और कहा चूक साहब आप जाइए, खंभा हट जाएगा। और बड़ी मजे की बात, 2 दिन बाद में, कोई रोज तो आता नहीं था, फैक्ट्री बंद नहीं थी, 2 दिन बाद में आया तो खंभा हटा हुआ था। देखिए उस वक्त क्या हेल्प करते थे ऑफिसर। आज तो कोई सुनवाई नहीं है, कोई काम कर दो कहीं चले जाओ, कुछ सुनता नहीं है। बिजली डिपार्टमेंट में जाओ, कहीं जाओ, कोई सुनवाई नहीं है। ऑनलाइन कह देते हैं, ऑनलाइन को कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कुछ नहीं है उसका। ये उस वक्त हमने मेहनत की है, अथॉरिटी ने भी की है, आज नोएडा इस पोजीशन पे पहुंचा है कि वर्ल्ड में, विश्व में नंबर 1 चल रहा है, मतलब उस होड़ में है। और लेकिन सहूलतों के नाम में कुछ भी नहीं है। को एक चीज बताओ, जब आप 84 में आपने इंडस्ट्री लगाई, आप रहने के लिए कब नोएडा में आए? आपने कब समझा कि हाँ अब नोएडा रहने लायक है? क्यों आप आते जाते रहे होंगे, बराबर आते जाते रहे होंगे, कैसे आते थे, कैसे जाते थे? मैं तो अभी भी दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मतलब कैसे आते जाते रहे शुरुआत में? शुरुआत में तो बताता ना, अपनी गाड़ी अपनी कन्वेंस से आना पड़ता था। या अपनी कन्वेंस ना हो तो वापस जा ही नहीं पाते थे। सुबह एक बस आती थी और शाम को वापस जाए या ना जाए कोई भरोसा भी नहीं होता था। हम एक दूसरे से मिलजुल कर, हमारा प्यार मोहब्बत इंडस्ट्री से इतना होता था कि लोग हमें, एक आदमी कई बार मतलब कानून को छोड़ने के बाद 2-2, 3-3 आदमी एक स्कूटर में बैठ के जाते थे और शक्करपुर से जाके हमको बस मिलती थी। अच्छा। हाँ। बाकी उस टाइम के लोगों ने बहुत मेहनत की है। और हमारे जो पुराने साथी हैं जैसे शरणजीत सिंह जी हैं, वो भी एक्स प्रेसिडेंट है, अनूप भंडारी है, वो भी एक्स प्रेसिडेंट है, अग्निहोत्री जी हैं, इन लोगों ने सबने हमने मिलजुल के बड़ी मेहनत की और कॉपरेशन रहता था डिपार्टमेंट का भी, इसमें नो डाउट। तभी आज इस हालत में नोएडा पहुंचा है। अच्छा, एक चीज बताइए कि आज आप अगर कहें एक सुझाव के रूप में,
नोएडा शहर में जो उद्यमियों के लिए समस्या आ रही है उसका समाधान किस तरीके से किया जाए, एक सुझाव के रूप में आप बताइए। देखो जी, मैं ये कहता हूँ कि इंडस्ट्री कोई भी लगाए, मैन्युफैक्चर का होता है मैन का स्ट्रक्चर, फैक्ट्री का मैन्युफैक्चर का हाथ स्ट्रक्चर हुआ रहता है, हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। तो अगर एसोसिएशन के साथ हमारे जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, महीने में एक बार कोई ना कोई मीटिंग करें और उनसे सबसे पर्सनल प्रॉब्लम मंगाएं, तो जो भी आज के हालात हैं बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। मैंने ये देखा है आमतौर पे कि आज जो मीटिंग होती है चेयरमैन के साथ या किसी के साथ, तो वो कहते हैं हाँ जी ये काम कर देना, लेकिन उसके बाद उसकी ये भी होना चाहिए कि वो हुआ कि नहीं हुआ। मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, मतलब मॉनिटरिंग नहीं होती कहीं भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी चले जाओ, आज अगर आपकी फैक्ट्री में कोई ब्रेकडाउन आया है बिजली का, तो बिजली के ब्रेकडाउन में सुधरेगा नहीं वो। इनको ये उस वक्त ये होता था कि आपका ट्रांसफार्मर अगर फूक गया है तो हम उनको डायरेक्ट लाइन करवा देते थे कि जब तक ट्रांसफार्मर नहीं लगता तब तक आप इनका काम नहीं रुकना चाहिए। लेकिन आज ये सुनवाई नहीं है, अनाप शनाप चार्जेज हैं। तब छोटे कनेक्शन जो लगते थे, कोई ट्रांसफार्मर के चार्जेज नहीं देने होते, आज हर काम के चार्जेज हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो पहले उद्यमी सहायक समिति की बैठक नोएडा अथॉरिटी में होती थी और सारे अधिकारी जो विभिन्न विभागों के जुड़े हुए थे वो अथॉरिटी के ऑफिस में आते थे और वहाँ पे सुनवाई होती थी। अब उद्योग बंधु की बैठक जिला अधिकारी के यहाँ होती है तो उस पर उतनी कारगर कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो क्या आपका ये विश्वास है कि ये दोबारा से हर प्राधिकरण में होनी चाहिए ताकि उद्यमियों के लिए एक समन्वय बना रहे? बिल्कुल, देखो ऐसा होता है, डीएम की भी जो होते हैं वो डीएम के अधीन जो होते हैं ना, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के वो लोग आते हैं, वो भी हेड नहीं आते। और उद्योग जो इंडस्ट्री का काम है प्रोग्रेस, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उनको पता है कि नोएडा की जो अथॉरिटी है डेवलपमेंट की ही है, और वो उनपे मुझे कोई ऐसा काम ही नहीं होता था कि जो ना हो वहाँ पर। उन दोनों स्टेट एग्जामिनेशन की अगर मीटिंग होती थी तो डीसीओ लेता था, चेयरमैन लेता था, और जो भी डिसीजन होता था इमीडिएट, मतलब अगर टाइम एक हफ्ता दे दे तो एक हफ्ते में हो जाएगा। मैं उस वक्त भले ही हमें कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती थी लेकिन काम फटाफट होते थे। हाँ, मिनट्स तो उस समय भी बनते थे मीटिंग के बाद के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए कि शहर में 45 साल हो गए हैं और इतना डेवलप हो गया, अभी आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज जो आपके दिमाग में आ रही हो कि अगर वो चीज हो जाए तो शहर में सोने पे सुहागा? ऐसा है, इस शहर में हमें ये प्लानिंग दिया गया था कि इंडस्ट्रियलिस्ट को एक एक रेजिडेंशियल प्लॉट दिया जाएगा। हाँ, वो स्कीम खत्म हो गई। बड़े बड़े फ्लैट बन गए, बड़े बड़े सोसाइटियां बन गई, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन गई। इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई सोचती सब बंद हो गई। जो आदमी इतनी दूर से आता है, अगर उसको रहने के लिए सहूलियत मिलेगी तो वो काम करेगा ही करेगा। बिल्कुल। रही बात, आज फेज 1 जो है, फेज 1 की पोजीशन ये है कि शहर के बीच में आ गया है। फेज 1 शहर के बीच में आने से इन्होंने एक स्कीम चालू की थी, मिक्स लैंड यूज। उस मिक्स लैंड यूज में चार्जेस इतने हैं कि कोई आदमी उसको कराता ही नहीं। नॉमिनल चार्जेस, जैसे दिल्ली साथ में एडजॉइनिंग है, आप देखो दिल्ली में क्या हो गया है कि वो ये उन्होंने कह दिया है कि फैक्ट्री लेटिंग कोई भी सर्विस फैक्ट्री लगाए, कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि हालात इसे चलना चाहिए। आप यहाँ कहते हो कि पोल्यूशन होता है, क्योंकि फेज 1 तो अंदर ही आ गया है, पोल्यूशन तो होगा ही होगा। अगर फैक्ट्री चलोगे तो नो डाउट पोल्यूशन तो होना ही होना है। तो उस सहूलियत के हिसाब से मेरा ये सुझाव है कि आप यहाँ पर इसको मिक्स लैंड यूज करके, और देखिए आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप भी देखते होंगे, फेज 1 में कहीं कोई बैंक नहीं है। हाँ, बिल्कुल। आप देखिए कोई रॉ मटेरियल मार्केट नहीं है। तो इन चीजों की जरूरत है। अगर लेबर है तो लेबर झुग्गियों में बस रही है। अरे भाई, आज के हालात से उन झुग्गियों को तोड़ के फ्लैट बना के दो उनको। अगर लेबर यहाँ नहीं रहेगी तुम्हारी फैक्ट्रियां कैसे चलेगी? बिल्कुल। अगर इन्हीं को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना के दे दिया है तो नोएडा की भी शान हो जाएगी और लेटेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया लगेगा। और उसके अलावा अगर यहाँ पर मिक्स लैंड यूज करके सर्विस इंडस्ट्री भी अलाउ कर दी जाएगी, और जो चीज अलाउ कर जाएंगी तो उसकी शान भी बढ़ेगी और काम भी होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा। और जहां तक सवाल है बैंक का,
तो आप बताइए, इंडस्ट्रियल एरिया में बैंक का लॉट नहीं है, जो कि मेन जरूरत है। बताइए, आप भी यहाँ पुराने रहने वाले हो विनोद जी, कहीं आपको बैंक नजर आता है? ठीक बात है। बिल्कुल, आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम को नोएडा शहर के शुरुआती दौर की वो कहानी बताई कि किस तरीके से आप आते थे, कैसे आपने इंडस्ट्री बनाई, किस तरह इंडस्ट्री गड्ढे में थी जिसको आपने भरवाया और फिर बाद में बनाया, और आज जो समस्याएं हो रही हैं उन सबके बारे में विस्तार से चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष चुग जी। धन्यवाद बहुत बहुत। अच्छा, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चुग जी को, जिन्होंने 1984 के आसपास नोएडा में उद्योग लगाया और कैसी परिस्थितियों से वो जूझे और कैसे उन्होंने काम किया, वो सब विस्तार से आपसे चर्चा की। ऐसे लोगों के साथ हम आपको जोड़ते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम, आपकी अपनी आवाज़।